अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, मौसम बहार है और मुल्क के तूलो अर्ज़ में जश्न बहारा और उसकी मुनासबत से मेलों का इनेकाद जारी है। मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम इन मेलों की कवरेज कर रही है और नई नस्ल को अपनी सकाफत से रोशनास कराने के लिए रिपोर्ट्स तैयार कर रही है। आज के प्रोग्राम में डेरा गाजी खान, डस्का, पेशावर और लाहौर से जश्न बहारा के सिलसिले में मेलों, हॉर्स एंड कैटल शोज़ और आराइश गुल के मुकाबलों की रिपोर्ट्स शामिल हैं। इसके अलावा अवाम को दरपेश मसाइल की निशानदही करती रिपोर्ट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सिंध की धरती से और कराची से समरीन मंसूरी हमें कराची एक्सपो सेंटर में ले जा रही हैं, जहां छठी सालाना हेल्थ और फार्मा एक्सपो का एहतमाम किया गया है और इसमें पहली बार होम्योपैथिक अद्विया साज इदारों के अलावा एलोपैथिक, फार्मास्यूटिकल और आलात जराही तैयार करने वाली कंपनियां, मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां भी शिरकत कर रही हैं। आइए कराची के एक्सपो सेंटर चलते हैं। मैं हूँ समरीन मंसूरी और मौजूद हूँ कराची एक्सपो सेंटर में, जहाँ 3 रोज़ा हेल्थ और फार्मा एक्सपो का एहतमाम किया गया है। रवां साल हेल्थ एक्सपो में क्वालिटी इन हेल्थ केयर, वैक्सीनेशन और जल्दी बीमारियों के मौजू पर मुकाले और मज़ामीन पढ़े जाएंगे। 4 अप्रैल तक जारी रहने वाली हेल्थ और फार्मा एक्सपो में 50 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां शरीक हैं। हेल्थ और फार्मा एक्सपो में पहली बार होम्योपैथिक अद्विया साज इदारों के अलावा एलोपैथिक, फार्मास्यूटिकल और आलात जराही तैयार करने वाली कंपनियां, मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां शिरकत कर रही हैं। इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर सेहत डॉक्टर सगीर अहमद का कहना था कि जिना अस्पताल को सूबे के मातहत करने का फैसला पार्लियामेंट का है। अगर कोई मसाइल हैं तो उन्हें मुज़ाकरात से हल कर लिया जाएगा। छठी सालाना हेल्थ और फार्मा एक्सपो में मुल्की और गैर मुल्की 50 से ज़ायद कंपनियों ने अपनी मसनूआत की यहाँ तशहीर की। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ समरीन मंसूरी, दुनिया न्यूज़, कराची। नाज़रीन, सिंध की धरती तारीखी मकामात से भरी पड़ी है। यहाँ न सिर्फ कदीम इमारतों और कलों के आसार मिले हैं, बल्कि यहाँ की मारूफ रोमानवी दास्तान मोमल रानों के तारीखी आसार भी दरियाफ्त हुए हैं। डहरकी से बरकत अली शर अपनी इस रिपोर्ट में दास्तान के बारे में बता रहे हैं। आइए देखते हैं। सिंध धरती वो अजीम धरती है जिसको खाल के कायनात ने तमाम रंगों और कुदरती वसाइल से नवाजा है। यहाँ पर सरसब्ज खेत और कारोबारी सरगर्मियाँ इस चीज़ की गवाह है कि सिंध सनत और तिजारत का शाहकार रहा है। अगर हम तारीख के झरोकों में नजर डालते हैं तो सिंध की सरजमीन पर प्यार, मोहब्बत, अमन और आशिकी के दास्तान मिलते हैं, जिनमें ससी पुनू, सोनी मेहवाल, नूरी जाम, तमाची, मूमल रानो व दीगर कई दास्तान शामिल हैं। रोमानवी दास्तान मूमल रानो सिंध में बहुत ज्यादा मकबूलियत रखता है, इसलिए कि दास्तान मूमल रानो को सिंध के अजीम सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम में मुनफरिद अंदाज में पेश किया है। और सुर मूमल रानो की शायरी समेत राग रानो भी ईजाद किया गया, जो कि सिंध में मुनक़िद की जाने वाली राग रंग की महफिलों में गुलूकार जरूर पेश करते हैं और राग रानो से ही महफिलों का इख्तिताम पजीर करते हैं। इतने बड़े रोमानवी दास्तान के आसार जिला घोटकी के तारीखी शहर माथेलो में मौजूद हैं, जिनको मूमल जी माड़ी के नाम से पुकारा जाता है। दास्तान मूमल रानो के खास किरदार मूमल के मुतालिक कई आरा पाई जाती हैं, जिसके बायस अभी तक ये वाज़े नहीं हो सका कि मूमल जी माड़ी की तामीर और रोमानवी दास्तान किस दौर का हिस्सा है। ताहम कई सफरनामों और तारीखी किताबों में मूमल जी माड़ी माथेलो का जिक्र वाज़े तौर पर नजर आता है। मूमल रानो दास्तान सिंध पर बादशाहत करने वाले हमीर सुमरों के दौर का किस्सा है और हमीर सुमरों की तारीख में भी कई मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं और मुख्तलिफ तारीखें बयान की गई हैं। ताहम इस किला से मिलने वाले नवादरात और मकामी शायरों की शायरी से पता चलता है कि ये किला 920 या 800 हिजरी में तामीर हुआ। दूसरी जानिब मिलने वाली तारीख में हिजरी या ईसवी का वाज़ेह सबूत नहीं मिल सका, लेकिन सुमरों की बादशाहत का दौर सिंध में हमीर सुमरों की बादशाहत पर ही खत्म होता है और वो दौर 800 हिजरी बयान किया गया है। दास्तान मूमल रानो के मुतालिक बयान किया गया है कि मूमल हिंदू राजा नंद की बेटी थी और राजा नंद की हुक्मरानी माथेलो पर थी। मूमल की पैदाइश भी माथेलो में हुई, लेकिन मूमल के पैदा होने के बाद राजा नंद खानदान समेत थर के इलाका उमरकोट की तरफ चला गया, जहाँ पर मूमल बड़ी हुई थी। उसकी बहन सुमल का रिश्ता एक हिंदू नौजवान सीतल ने मांगा, जिस पर मूमल एतराज किया तो दोनों बेटियों को राजा नंद ने घर से निकाल दिया, जो कि दोबारा वापस माथेलो आ गई, जहाँ पर उन्होंने दौलत इकट्ठा करने के लिए ऐलान किया कि जो शहजादा राजानंद की बेटी मूमल से शादी करना चाहता है तो वो अपना कीमती माल मूमल जी माड़ी में जमा करवाए और कुछ इम्तहानात से गुजरकर वो कामयाब होने के बाद मूमल से शादी कर सकता है। मूमल ने इस बहाने कई शहजादों और अमीर तरीन अफराद को अच्छे तरीके से लूटा, लेकिन अमीर सुमरों के वजीर रानो ने तमाम इम्तहानात पास किए और मूमल से शादी की। अमीर सुमरों ने किस्मत आजमाई तो वो नाकाम हो गया और वजीर रानो की कामयाबी पर उसे सख्त गुस्सा आया और उसने रानो को अपने घर में ही नजरबंद कर दिया। मूमल की शादी के ऐलान और रानो की नजरबंदी के बायस ये रोमानवी दास्तान शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गया। इतने बड़े दास्तान के आसार आज भी माथेलो शहर में तहकीक के मुंतजर हैं। ये किला मूमल जी माड़ी दर्जनों एकड़ रकबा पर फैला हुआ था, लेकिन मुनासिब देखभाल न होने के बायस बाकी कुछ ही रकबा पर ये आसार मौजूद हैं।
مومل جی ماڑی قلعے سے ملنے والے نوادرات جن میں سکے برتن و دیگر چیزیں شامل ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی بھی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، لیکن اہل علاقہ نے یہ نوادرات یا تو گھروں میں رکھے ہوئے ہیں یا پھر ایک اسکول کے کمرے میں غیر محفوظ پڑے ہوئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ گھوٹکی کی جانب سے مومل جی ماڑی میوزیم کی بلڈنگ کی تعمیر تو عمل میں آئی ہے لیکن ابھی تک فرنیچر نہیں مل سکا۔ مومل جی ماڑی قلعہ کو سندھ کے دیگر قلعوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن افسوسناک عمل یہ ہے کہ اس قلعہ کو آثار قدیمہ نے ابھی تک سرکاری سرٹیفکیٹ ہی جاری نہیں کیا اور نہ ہی اس کی کھدائی کروائی ہے۔ بارش پڑنے سے یہاں پر ملنے والے نوادرات کو علاقے والے اکٹھا کرتے ہیں اور محفوظ بنانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، مگر یہ قلعہ اب زیادہ دیر موجود نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ قبضہ مافیا نے اس پر قبضہ شروع کر دیا ہے اور تیزی سے تعمیرات کا عمل جاری ہے۔ محکمہ اوقاف کی جانب سے اس قلعے کو محفوظ بنانے کے لیے نہ تو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور نہ ہی اس پر تحقیق، لیکن یہ قلعہ اور آثار سرکاری بحثی کا واضح ثبوت ہیں۔ اتنے بڑے آثار قدیمہ اور اتنے بڑے رومانوی داستان کے آثاروں کو محفوظ بنانے کے لیے کوئی بھی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، نہ ہی ان کی کھدائی کی جا سکی ہے، جس کے باعث یہ اتنی بڑی تاریخ ختم ہونے کے مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ کیمرامین تنویر بلوچ کے ساتھ برکت علی شیر، دنیا نیوز، ڈہر کی۔ ناظرین، سیاسی دشمنی اور سیاسی انتقام کے بارے میں آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے اور ہمارے موجودہ سیاسی نظام میں مخالفین کو نشانہ بنانا گویا روایت سی بن گئی ہے۔ دادو سے فاروق بلوچ سیاسی انتقام کی انوکھی داستان بتا رہے ہیں جس میں سینئر صوبائی وزیر پیر مظہر الحق نے سیاسی انتقام کی خاطر مخالفین کی زرعی زمینوں پر سڑک کی تعمیر شروع کرا دی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سیاسی انتقامی کارروائیوں کے دوران مخالفین کو نقصان پہنچانے کے لیے قومی خزانے کے لاکھوں روپے برباد کرنے کی مثال اس وقت سامنے آئی جب دادو کے گاؤں در محمد ابڑوں میں سیاسی مخالفین کی زرعی اراضی پر سڑک کی تعمیر شروع کروا دی گئی۔ گاؤں کے رہائشیوں ہاشم ابڑو، واحد بخش ابڑو، گلزار اور امتیاز وغیرہ کا کہنا ہے کہ ان کی سیاسی وابستگی سابق وفاقی وزیر لیاقت علی جدوئی کے ساتھ ہے اور اسی بنا پر ان کے علاقے سے منتخب ہونے والے رکن اسمبلی سینئر صوبائی وزیر انہیں مسلسل سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسی بنا پر ان کے علاقے سے منتخب ہونے والے رکن اسمبلی سینئر صوبائی وزیر انہیں مسلسل سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ کبھی جھوٹے مقدمات درج کروا کے پولیس کے ذریعے تنگ کیا جاتا ہے اور اب ہمیں معاشی طور پر تباہ کرنے کے لیے گاؤں میں ہماری 26 ایکڑ زرعی اراضی پر سرکاری خزانے سے سڑک کی تعمیر شروع کروا دی ہے۔ یہ 2 فرلانگ کی سڑک صرف سیاسی انتقام کے لیے بنائی جا رہی ہے کیونکہ یہ نہ تو کسی گاؤں کی طرف جاتی ہے اور نہ ہی کسی مین روڈ کی طرف۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ انہوں نے عدالت سے حکم امتناعی بھی حاصل کیا مگر پولیس کی نگرانی میں سڑک کی تعمیر مسلسل جاری ہے۔ زمین پر لگی گندم کی فصل، درخت اور مرچ کی فصل بھی تباہ ہو گئی ہے جبکہ ایک ٹیوب ویل بھی مسمار کر دیا گیا ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ یہ وہی وزیر ہیں جنہوں نے کچھ عرصے قبل آٹے اور چینی کے لیے قطاروں میں لگے غریبوں کو تھپڑ بھی مارے تھے۔ گاؤں کے متاثرین نے مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہمیں انصاف دلائیں۔